एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट के अंदर रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। स्टार्टिंग में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट है उसमें हमने इसको अलग से नाम दिया था, दैट इज सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब जो रोटेशनल मोशन है, हमने बोला था कि स्टार्टिंग में हम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद हम जो भी टॉपिक है वही स्टार्ट करेंगे, जो भी रोटेशनल मोशन के टॉपिक हैं, और जो फर्स्ट टॉपिक है आपका रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी है। उससे पहले अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट का नाम आपका यूनिट के नाम में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद ही इसके कंटिन्यूएशन में ही आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो भी ये वर्ड है इससे हम फैमिलियर है। इनर्शिया वर्ड को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, ये हमने ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर पढ़ा था। ये हम जो भी जहाँ पर भी न्यूटन के लॉ को पढ़ते हैं वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन, द पोजिशन में बी रेस्ट, एट रेस्ट एंड इन मोशन। लेकिन मोमेंट अगर इसके आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। अकेले अगर इनर्शिया की बात करें हम तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या है, दैट इज टोटली रिलेटेड टू मास। अब कोई भी बॉडी है वो अपने आप से अपनी रेस्ट की पोजीशन को या फिर मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, ये उसकी इनएबिलिटी है, अनेबल है वो इस चीज़ को करने के लिए, तो वो आपका इनर्शिया होता है। या फिर एक तरीके से हिंदी में बात करें तो जड़त्व जो भी है वर्ड आपका वो इनर्शिया से रिलेटेड है। अब इनर्शिया को मेजर करने के लिए आपके पास क्वांटिटी कौन सी थी, मास। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मोमेंट की तो मोमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में फर्स्ट जो भी फैक्टर है वो तो आपका मास रहेगा कि मास क्या मेजर करके बताएगा, या फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अब फर्स्ट फैक्टर हमें पता है, फर्स्ट फैक्टर हमारा मास है कि बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा या फिर मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है या कम है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट को हमने मोशन प्रोवाइड करके छोड़ दिया, उनमें से कौन सबसे पहले रुकेगा या फिर कौन सा बाद में रुकेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फर्स्ट फैक्टर हमारा है मास। सेकंड फैक्टर क्या है, यहाँ पर मोमेंट का मतलब क्या है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा, आपका एक न्यू फैक्टर आता है। न्यू फैक्टर कौन सा, दैट इज यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है जिसका मास हमने सपोज m लिया है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जब वो रोटेट कर रहा है, मतलब हम रोटेट करने का मतलब हमने उसको मोशन प्रोवाइड करके उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक फैक्टर और है जो ओरिजिन से क्या है, यहाँ पर एक डिस्टेंस r भी है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर फर्स्ट फैक्टर हमारा मास है, सेकेंड फैक्टर कौन सा है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो रेडियस फैक्टर भी इंक्लूड होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर आपके दो वर्ड आते हैं, दो वर्ड में फर्स्ट हमारा मास है, मास डिटरमाइन करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का कितना है। किसी भी बॉडी का से हमारा क्या मतलब है कि वो बॉडी हम रिंग ले रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिंग को छोड़ते हैं या फिर एक डिस्क को छोड़ते हैं तो कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अंदर जो सेकेंड फैक्टर है वो हमारा रेडियस है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो रेडियस है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम जो भी
फैक्टर है, मतलब जो भी क्या बोलेंगे इसको, नोटेशन जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका आई होता है। आई को आप एनालॉगी कर सकते हैं, लीनियर मोशन में जब भी हम बात करते थे तो वहां पर हमारा मास लिखा जाता था। जैसे अगर हम लिख रहे हैं फोर्स इक्वल्स टू एम ए, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी हमें मास वर्ड को यूज करना है, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम फैक्टर यूज करेंगे आपका आई। अब ये हमारा लीनियर मोशन के अंदर लिखा गया है, लीनियर के अंदर। इसी चीज को अगर हम रोटेशनल की बात करें तो उसमें लिखेंगे तो फोर्स को आप टॉर्क बोलते हैं, जो टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे। एम की जगह पे आपका आई होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो एक्सेलरेशन यहाँ पर है, एक्सेलरेशन में यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम आर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट फैक्टर डिपेंड करेगा मास के ऊपर, जितना ज़्यादा मास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। और सेकंड थिंग किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक सिंगल बॉडी का पूछा जा रहा है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल के लिए पूछा गया है। सिस्टम ऑफ द पार्टिकल मतलब यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है। अब इसके लिए तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, अगर हम इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लें, इसको m3 मान लें, ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, तब हम कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। उसके लिए आपका एक रूल है। रूल क्या है, हम एडिशनल रूल अप्लाई करते हैं किस क्या निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। वो रूल क्या है, जब हम टोटल आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, समीशन ओवर आई 1 to n, इसके अंदर एम आई और आर आई का स्क्वायर। अब इस टर्म को हम कैसे खोलते हैं, इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका स्मॉल m m1 r1 प्लस, ये समीशन भी हम तभी लगाते हैं जब कंप्लीट को लिखते हैं, तो यहाँ पर m2 r स्क्वायर, ये फैक्टर आपका n तक जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी के लिए बोल सकते हैं, वो आप ऐसे अप्लाई करेंगे। इन एक्चुअली अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी जो भी हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन की, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर के पार्टिकल जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फिक्स रहने चाहिए, वो आपके जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच की वो चेंज नहीं होती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी वाला, ये सिर्फ हम अज्यूम करके चलते हैं कि आइडियल केस हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पार्टिकल के जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। इन एक्चुअली आइडियल जो वर्ड है, आइडियल हमारा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, रिजिड बॉडी जब भी कंसीडर करेंगे तो उसको हम आइडियल ही मानेंगे। और रिजिड बॉडी के आइडियल बोलने का मतलब हमारा क्या है कि जब भी हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, सपोज कि ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस है, सॉरी दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो चेंज नहीं होगी। आपकी पूरी की पूरी बॉडी तो मूव कर सकती है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक रिंग को छोड़ दें या फिर एक डिस्क को छोड़ दें हम, तो दोनों में कौन ज़्यादा पहले रुकेगा या फिर कौन बाद में रुकेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है वो हमें डिस्कस करना है। अब मान लेते हैं एक बार हम एक रिंग बनाते हैं, एक डिस्क बनाते हैं, फिर हम यह एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, एक बार हमने रिंग को छोड़ा मोशन प्रोवाइड करके, एक बार हमने डिस्क को छोड़ा, या दोनों को इकट्ठा छोड़ सकते हो। इसके बाद क्या एनालिसिस है कि रिंग जो है वो आपकी अब फ्रिक्शन की वजह से, जो भी फर्श है उसके फ्रिक्शन की वजह से वो दोनों रुकेंगे, लेकिन कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमने क्या बोला है, रिंग। रिंग के लिए आपके पास क्या होता है, ये R है आपका, ये सपोज
m है। इसके बाद एक डिस्क बना रहे हैं हम। डिस्क के अंदर क्या होता है, जो मास है कंप्लीट, ये पूरा पूरा ब्लैक बनाना है हमें, जो मास है वो कंप्लीटली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, ये डिस्क है। अब दोनों को हमने छोड़ दिया। जो रिंग है वो आपका क्या है, उसका मोमेंट ऑफ इनिशिया आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनिशिया डिस्क का। अब मोमेंट ऑफ इनिशिया आपका रिंग का ज्यादा होता है, डिस्क का कम होता है। मोमेंट ऑफ इनिशिया जिसका ज्यादा होगा वो क्या रुकेगा। यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनिशिया। अगर हम रिंग का निकालते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनिशिया किसके बराबर आएगा आपका, एम आर स्क्वायर के बराबर। अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो जिसका मोमेंट ऑफ इनिशिया ज़्यादा होगा आपका वो पहले रुकेगा, बिकॉज उसका मास यानी कि मोमेंट ऑफ इनिशिया मतलब उसका मास ज़्यादा है। अब ये रुकेगा नहीं रुकेगा, ये आपका किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो हमें अभी नहीं पता है। हमें सिर्फ पता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है कि मास के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मास भी सेम लिया है हमने, रिंग का जितना मास था उतना ही यहाँ पर डिस्क का लिया है, और रेडियस जितनी रिंग की थी उतनी ही हमने डिस्क की मानी है। अब इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है कि किसका मोमेंट ऑफ इनिशिया ज़्यादा है, किसका मोमेंट ऑफ इनिशिया कम है। अब हम उस फैक्टर को समझते हैं कि एक तीसरा फैक्टर और आया है जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनिशिया आपका डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग के लिए निकाला तो एम आर स्क्वायर आ गया, बिकॉज एम आपका क्या था, मान लेते हैं कि जो मास है वो आपका 1 kg है, 1 kg मास है, और इसका भी मास हमने कितना मान लिया, 1 kg है। अब रिंग के अंदर वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सपोज 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, वो इस तरीके से अरेंज होगा। अब हर एक मास की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, चाहे हम इस मास की बात करें चाहे हम इसकी बात करें, वो सारे के सारे क्या हैं आपके सेम है। तो हमने नॉर्मली जो मोमेंट ऑफ इनिशिया रिंग का है वो लिख दिया एम आर स्क्वायर। इसके बाद जब हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है, यहाँ पर तो जो केजी तो 1 ही है वो, लेकिन केजी किस तरीके से अरेंज है, मान लेते हैं 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर होगा, 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस तरीके से, मतलब 10 बार अगर 100 करेंगे तो 1 kg बनेगा हमारा। उसके अंदर यहाँ पर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, r है, लेकिन इस मास की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हो सकता है कि r/3 हो या फिर r/2 हो। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब जब डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनिशिया निकालते हैं तो वो आपका क्या आएगा, m, सपोज इसके लिए निकाला तो वो एम आर स्क्वायर आया, जब इसके लिए निकाला तो वो m r/2 इसका स्क्वायर आया। अब जैसे जैसे डिस्टेंस यानी कि ये भी फैक्टर क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अब जैसे जैसे रेडियस कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनिशिया के ऊपर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनिशिया को डिटरमाइन कर रहा है कि किसका मोमेंट ऑफ इनिशिया ज़्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनिशिया कम होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मास फैक्टर है जो मोमेंट ऑफ इनिशिया को डिटरमाइन करता है, आर फैक्टर भी है जो मोमेंट ऑफ इनिशिया को डिटरमाइन करता है, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वो भी आपका किसको डिटरमाइन करता है, मोमेंट ऑफ इनिशिया को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, उस बात का भी फर्क पड़ता है। ये भी एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करता है, मोमेंट ऑफ इनिशिया को अफेक्ट करता है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनिशिया जब भी हम निकालते हैं, चाहे हम रिंग की बात करें, चाहे हम स्फीयर की बात करें, या फिर एक होलो सिलेंडर की बात करें, कई सारी सिचुएशन पॉसिबल है हमारी, उनमें जो ये वाला फैक्टर होता है वो हमारा कॉमन होता है एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर रिंग की बात करेंगे तो रिंग में तो एम आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन जब डिस्क का निकालते हैं सपोज, तो वो आपका एम आर स्क्वायर बाय 2 आता है। अब एम आर स्क्वायर तो कॉमन है जो रिंग में था, डिफरेंट क्या है आपका 1/2। या फिर अगर हम सिलेंडर का भी निकालेंगे तो उसमें भी कॉमन फैक्टर आपका एम आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या है,
यहाँ पर जो एक इंटीजर मल्टीप्लाई होता है वो आपका डिफरेंट होता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन की बात करें। तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूले में mr² हर एक में आएगा, लेकिन तीसरा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। वैसे ये जो टॉपिक है, रोड के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रिंग के लिए निकालना है, हॉलोस्फीयर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, ये आपके सारे के सारे टॉपिक 1 बाय 1 हम करेंगे। लेकिन ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में हमने रोटेशनल यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा था, और एक्चुअली हमें स्टार्टिंग में भी रोटेशनल मोशन को ही स्टडी करना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी यूनिट का नाम है, दैट्स वाई हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी के ऊपर। अब रिजिड बॉडी की रोटेशन की अगर बात करें, नॉर्मली अगर ट्रांसलेशन बात कर रहे हैं तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी में आप ट्रांसलेशनल नहीं पढ़ते हैं, हम वहाँ पर पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन को। और रोटेशनल मोशन भी कैसे होती है, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल है, मतलब कंप्लीट सिस्टम मूव करेगा। अब वो कैसे मूव करेगा, एक एक्सिस के अबाउट मूव करता है, वो आपका क्या होता है, रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। इसमें भी फर्स्ट फैक्टर आता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, और सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है आपका रोटेशनल मोशन। अब दोनों में फर्क क्या है, ट्रांसलेशनल में क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है वो पैरेलली मूव करते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, वो आपका ट्रांसलेशनल है। लेकिन हमें कौन सा स्टडी करना है, रोटेशनल स्टडी करना है। रोटेशनल में भी हम क्या लेके चलेंगे, सपोज कि एक रिजिड बॉडी मान ली हमने, और परफेक्ट रिजिड बॉडी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जब भी हम टॉपिक को स्टडी करेंगे, टॉपिक को स्टडी करते टाइम हम क्या मान के चलेंगे कि आइडियल रिजिड बॉडी। और सेंटर ऑफ मास का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है हमने, वो भी सिर्फ अजम्पशन है हमारी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो भी आपका सेंटर में कंसीडर करना है या नहीं करना है। इन एक्चुअली हम अज्यूम करके चलते हैं कि सेंटर में एग्जिस्ट करता है जो टोटल मास है किसी भी बॉडी का, लेकिन इन एक्चुअली वो भी करेक्ट नहीं है। मतलब उसके अंदर ये बोल सकते हैं हम कि वो सिर्फ अजम्पशन है हमारी, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई करता हो, लेकिन ये जो पॉइंट है वो मिडल में नहीं है। इसके बाद अगर हम रिजिड बॉडी के रोटेशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशन में इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब बहुत सारे पार्टिकल्स में हो सकता है यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी जो लीनियर मोशन है ये दोनों तरीके से मूव करेगा। अब जब वो लीनियरली मूव करेगा तो हो सकता है कि लीनियर मोशन हर एक पार्टिकल की डिफरेंट होगी, लेकिन जब भी उसकी एंगुलर मोशन की बात करेंगे यानी कि रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वो सेम होगी, और वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। हर एक सिस्टम के अंदर हम ऐसा ही कंसीडर करके चलेंगे। तो ये था आपका रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी के बारे में। इसके बाद हम बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर। फॉर एग्जांपल टॉर्क है, टॉर्क इन ए वेक्टर फॉर्म। अब जो टॉर्क है लीनियरली अगर हम बात करते हैं तो वो फोर्स टर्म पढ़ते हैं हम, लेकिन अगर रोटेशनल में बात करेंगे तो वो आपका टॉर्क होता है। टॉर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी जो भी डिस्कशन होगा वो भी आपका किसका है, रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में आपका फर्स्ट टॉपिक है टॉर्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टॉर्क के टॉपिक के साथ। थैंक यू।